दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार की राजनीति आज दो भोज की वजह से गर्मा गई। एक भोज दिल्ली का तो दूसरी दावत पटना की। और इस भोज और दावत के बीच में जहां एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की चुनावी बिसात बिछती हुई नजर आई, तो इस बिसात के दो केंद्र, एक तरफ अमित शाह तो दूसरी तरफ राहुल गांधी नजर आए। और अब ये करीब करीब तय हो चला है कि बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर जा रहा है। राहुल गांधी ने जहां जमीन पर उतरकर ट्रेंड सेट करने की कोशिश की, वहीं अमित शाह ने दिल्ली में संजय झा के आवास पर दही चूड़ा के साथ बिहार की सियासत को मथने की कोशिश की। लेकिन सियासत अपनी रफ्तार से ही रफ्ता रफ्ता चलती है, और जब रफ्ता रफ्ता चलते हुए चुनावी साल करीब आ जाए, 9 महीने चुनाव के बचे हुए हों, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की सियासत, जिसमें 9 महीने बहुत बड़ा वक्त नहीं होता बल्कि एक बहुत छोटा वक्त माना जाता है, तो उस छोटे वक्त के लिए कौन सी बिसात आज बिछाई गई है। राहुल गांधी पटना में थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने, और वहां पर उन्होंने बिहार के कास्ट सर्वे को, जातिगत सर्वे को ही फेक बता डाला। और उसके बाद जिस तरह से अपने बगल में दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को बिठाया, उससे ये करीब करीब तय हो चला कि संविधान बचाओ के मुद्दे के साथ बिहार के महादलितों को जोड़ने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के महादलित बेस वोट को एक तरह से उसमें खुरचन पैदा करने की कवायद है। लेकिन क्या राहुल गांधी कामयाब होंगे? कांग्रेस की सीटों पर तो कामयाबी मिल सकती है। सवाल यही है कि जहां आज वो खाना खाने गए थे, दिन में लंच करने जहां गए थे लालू यादव के आवास पर, क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ने को बिहार के महादलित वर्ग के वोटर या अति पिछड़ा वर्ग के वोटर तैयार हैं? इन सब सवालों को यदि एक तरफ करके देखें, तो चुनावी गठबंधनों की बिसात करीब करीब बिछ गई। और उस बिसात में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार के चेहरे पर संशय बरकरार रखने की कोशिश नहीं हुई, तो तय मानिए कि जिस तरह की गर्मजोशी दही चूड़ा भोज पर संजय झा ने दिखाई, और जिस तरह की गर्मजोशी में वहां सांसदों और पत्रकारों ने दही चूड़ा का आनंद लिया, कम से कम चुनावी नतीजे के दिन तक जनता दल यूनाइटेड अगर ये गर्मजोशी जारी रही तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रहेगी। लेकिन असल खेल तो पटना में हुआ है। पटना में दरअसल राहुल गांधी ने जिस ढंग से राजनीति की, जिस ढंग से अपनी बिसात बिछाई, अपने मोहरे को आगे किया, एक तरफ पप्पू यादव को लेकर सवाल थे कि क्या पप्पू यादव को राहुल गांधी तवज्जो देंगे। लेकिन आज की बैठक में, आज पटना में जो सियासी बिसात राहुल गांधी के पहुंचने के साथ बिछी थी, उसमें पप्पू यादव को तवज्जो देते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आए। इसके ठीक विपरीत लालू यादव के परिवार को तवज्जो देते हुए नजर आए। और साफ है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नंबर बढ़ाने हैं, और कोई भी पार्टी ये कोशिश करती है कि नंबर बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, और गठबंधन की सियासत में आमतौर पर नीति, सिद्धांत और उसूल मायने नहीं रखते। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखते हैं? स्वाभाविक है कि नहीं रखते। तो भला राहुल गांधी के साथ तो पहले से इंडिया अलायंस है आरजेडी का, और उस इंडिया अलायंस के दायरे में सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति गणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण बढ़ाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को यदि एक साथ नत्थी करके देखा जाए, तो दो बातें साफ हो जाती है। पहला, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव तक के लिए फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी अगर ढंग से सीटों का सिलेक्शन करे, ढंग से कैंडिडेट का सिलेक्शन करे, तो राष्ट्रीय जनता दल के बराबर या 2-4 ज्यादा सीटें जीत सकती है। और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का सीट सिलेक्शन सही होता, तो राजद से कम 1.5 गुनी ज्यादा सीटें जीतती। 40 सीटें लोकसभा की बिहार में है, 23 सीटों पर राजद लड़ी थी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, और बाकी वाम दल और मुकेश सहनी की पार्टी को दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने खराब टिकट सिलेक्शन, खराब कैंडिडेट सिलेक्शन के बावजूद 9 में 3 सीटें यानी 33% की सफलता दर हासिल करने में कामयाबी हासिल की।
वहीं राष्ट्रीय जनता दल को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की सफलता दर तकरीबन 14% के आसपास रही, कांग्रेस के आधे से भी कम, 23 लड़कर 4 जीत। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीति में वोटर का मिजाज बदल रहा है। और वोटर्स के मिजाज को बदलने के लिए सबसे पहला ट्रेंड, जिसे आमतौर पर सेफोलॉजी की भाषा में कहें तो बहुत सारे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समझ नहीं पा रहे, वो ये है कि एक सुरक्षित लोकसभा सीट, जी हां, बिहार में यदि रिजर्व लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जीत करके लाया, वो भी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जीत करके लाया, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और बदलाव क्यों है? वही बदलाव है जिस कास्ट सर्वे को फेक बता रहे हैं राहुल गांधी, उस कास्ट सर्वे का ही ये नतीजा है कि सुरक्षित सीटों पर, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके गठबंधन के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है जीत के लिए, क्योंकि सुरक्षित सीटों पर 70% ऐसे मतदाता होते हैं आमतौर पर जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जिनके समुदाय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दबी हुई होती है, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। बावजूद इसके वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई। जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दब जाती है, जिनके पास कोई चारा नहीं होता, उनको चुनावी हिंदुत्व के दायरे में लाना किसी भी पार्टी के लिए आसान होता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया। सासाराम की सुरक्षित लोकसभा सीट प्रचंड हिंदुत्व के दौर में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद जीत ली। संकेत क्या था? जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के वोटर हैं, जो सामान्य श्रेणी के या ओबीसी श्रेणी के वोटर हैं, जो वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके बीच का कोई कैंडिडेट, उन वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तुलना में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पर एतबार किया। और इस बदलाव को समझते हुए राहुल गांधी ने अगर बिहार में 60 सीटें लड़कर के 45-50 सीटों को पर जीत हासिल करने के हालात बना लिए, तो राष्ट्रीय जनता दल से उनके विधायकों की संख्या ज्यादा हो सकती है, तय मानिए कि ज्यादा हो सकती है। सारा क्लू, सारा सफलता का सारा सूत्र यही छिपा हुआ है कि सीट सिलेक्शन और कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है। समा तो राहुल गांधी ने पटना में बांध दिया। आखिर 23 लड़ने वाली पार्टी 4 जीती थी, 9 लड़ने वाली पार्टी खराब कैंडिडेट सिलेक्शन के बावजूद भी 3 जीत गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच कांग्रेस पार्टी को वोट देने को लेकर एक उत्कंठा तो है, कांग्रेस में एक उम्मीद तो दिख रही है। और एक ही गठबंधन में रहते हुए राजद और कांग्रेस के बीच वो अंतर भी कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा फर्क है बिहार की राजनीति में। सारा कुछ, सब कुछ निर्भर करेगा बिहार में सीट सिलेक्शन कैसे होता है। अब जरा सामाजिक परिस्थितियों में बिहार में जो अभी चल रहा है उस पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को सामाजिक न्याय की जमीन पर यानी बिहार में पहुंचकर उसे बुलंद आवाज के साथ आगे करने की कोशिश की है, क्या उससे जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? तो जो जमीनी हालात है, जो जमीन की हकीकत है, इस बात को तय मानिए कि जिन 5-10 सीटों पर अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बनाम जेडीयू का मुकाबला होगा, उन सीटों पर वोटर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि राहुल गांधी की अपील ज्यादा बड़ी है या नीतीश कुमार की अपील ज्यादा बड़ी है। यह उस वक्त देखा जाएगा कि क्या है, 5-10 सीटें ऐसी होंगी। लेकिन जिन 40, 42 या 50 सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहां सामाजिक न्याय के दायरे के वोटरों के सामने कोई संशय की स्थिति में नहीं होगा कि आखिर जाति जनगणना समर्थक पार्टी को वोट दिया जाए या जाति जनगणना के विरोध में खड़ी पार्टी को वोट दिया जाए। और ऊपर से अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर उतार दिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, एक ऐसा खेला जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी खेल कौन सा खेलती है, बिसात और मोहरे कैसे चलती है। अब जरा आगे दिल्ली की पार्टी पर आते हैं, दही चूड़ा भोज। अब दही चूड़ा भोज संजय झा दे रहे थे, मकर संक्रांति के बीतने के 3 दिन बाद दे रहे थे, और अमित शाह की मौजूदगी थी और एनडीए के कई सांसदों की भी मौजूदगी थी, कुछ पत्रकारों की भी मौजूदगी थी। लेकिन याद रखने की जरूरत यह है कि इस भोज से जो भी खबरें हम लोगों को सूत्रों के हवाले से मिली है, वहां बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नीतीश कुमार बनाए जाएंगे, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।
सिर्फ इतनी बात पता चली है कि जो आज 4 दिन पहले करीब करीब तय हो चुका था कि बिहार की 243 सीटों में से 120 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी जा चुकी है। और जब 120 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ले चुकी है, दावा उसका 130 पर है, अगर 130 नहीं भी मिलती है तो जो बची हुई 123 सीटें हैं, 243 में से 120 सीटें जेडीयू की अलग कर दी जाए तो इन्हीं 123 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सबको आपस में एडजस्ट करके सीटें लेनी है। अब अभी जो समीकरण उभर रहा है वो क्या है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है उस मुगालते को भी समझने की जरूरत है कि हालात क्या है बिहार में। हालात दरअसल ये है कि बिहार में जो कोर वोटर राष्ट्रीय जनता दल का माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग है, वो इस बात को करीब करीब मान चुका है। कोई इस बात को अप्रिय तथ्य कहे, कोई इस बात को एक बिटर ट्रूथ मान करके चले कि एक कड़वा सच है, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार का अल्पसंख्यक वर्ग इस बात को करीब करीब स्वीकार कर चुका है कि बिना किसी चिराग मॉडल के अभाव में एनडीए को हराया नहीं जा सकता। और जब एनडीए को हराया नहीं जा सकता तो बिहार को भाजपा के हाथ में सौंपना बेहतर है या नीतीश कुमार को एनडीए के अंदर बड़ा भाई बनाकर रखना बेहतर है। इसी में से बिहार के वोटर्स को, खासकर माइनॉरिटी को फैसला लेना है। यह स्थिति बिहार के अंदर बन रही है क्योंकि लगातार कई चुनाव से आरजेडी फेल हो रही है। 2005 में चलिए एंटी इनकम्बेंसी थी, 2010 में फेल हुई, 2010 में नीतीश कुमार के पहले 5 साल के शासनकाल का असर था, वो भी मान लिया। 15 में नीतीश कुमार के कंधे पर सवारी करके बीजेपी आगे बढ़ी। 2020 में चिराग मॉडल के बाद 75 तक पहुंचने में कामयाब हुई, अन्यथा 75 तक पहुंचने के हालात नहीं थे। और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आपने देखा, 19 का भी देखा कि किस तरह 0 से बढ़कर 4 पर आरजेडी पहुंची। उससे ज्यादा उसके लिए रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो यही कारण है कि माइनॉरिटी वोटर, अल्पसंख्यक समूह जो बिहार में तकरीबन 18 साढ़े 18% है, वो इस बात को मान चुका है कि एनडीए को हराना, नीतीश कुमार जब एनडीए में है तो लगभग नामुमकिन है। आखिर बिहार की सियासत में अल्पसंख्यकों के बीच सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, यही सवाल है। लक्ष्य दरअसल अल्पसंख्यकों के बीच यही दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, न कि राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में लाना है। वो दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम क्या एनडीए में नीतीश कुमार को कमजोर कर किया जा सकता है, यह एक सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द बिहार की सियासत का वो सबसे बड़ा सवाल है कि हो क्या रहा है बिहार में। जेडीयू की सीटों पर तो माइनॉरिटी मतदाता हो सकता है कि जेडीयू के पक्ष में झुक जाए, लेकिन जहां 123 सीटें अगर आज के गणित के हिसाब से माने, जहां जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी एनडीए में 123 सीटों पर, उन 123 सीटों पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को बिहार का अल्पसंख्यक मतदाता मदद करेगा, ये बात तय है। और जहां कांग्रेस बनाम जेडीयू की लड़ाई नहीं होगी, लगभग 40 सीटें या 45 सीटें ऐसी बताई जा रही है, जहां कांग्रेस बनाम जेडीयू की लड़ाई नहीं होगी, वहां इस बात की पूरी संभावना है कि जेडीयू का कैडर चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला लेने की हद पर उतर जाए, 20 का बदला 25 में, इस खेल पर बिहार न चला जाए। अब इसके आगे जो एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी की अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें जाति जनगणना के बाद बिखराव आया, जेडीयू की अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है, आरजेडी की अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है। आरजेडी का समीकरण क्या है, मोटे तौर पर एमवाई समीकरण का 60-70% वोट। जेडीयू के कोर कंस्टिट्यूएंसी क्या है, लौकुश समीकरण, कुछ अति पिछड़ा और कुछ महादलित वोट और कुछ पसमानदा और महिलाओं का वोट। और बीजेपी की कोर कंस्टिट्यूएंसी क्या रही है, सवर्ण और वैश्य समुदाय का वोट, चाहे वो वैश्य ओबीसी वाले हो या ईबीसी वाले हो। लेकिन जिस तरह का कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह के जातीय प्रतिद्वंदिता को, संघर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह की जातीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बीजेपी के कोर वोटर्स के बीच जाति जनगणना के बाद बढ़ावा मिला है, उसके बाद नीतीश कुमार की राहें थोड़ी आसान एनडीए के अंदर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की राहें थोड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन उस बीजेपी की जो राहें मुश्किल हुई है, उसका फायदा आरजेडी उन सीटों पर उतना उठा पाने की स्थिति में नहीं है जितना कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को
बिहार में जाएं या कहीं भी जाएं, कांग्रेस पार्टी चाहे मरी हुई हालत में हो कहीं, या कांग्रेस पार्टी ताकतवर स्थिति में हो, समाज का कोई तबका कांग्रेस पार्टी को अछूत पार्टी नहीं मानता। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वोटर्स का एक ठीक ठाक तबका लालटेन चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाने से घबराता है। तो यह परिस्थिति एक बिहार में है, और जब यह परिस्थिति है तब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक अहमियत क्या है, कि बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं जा सकता, और लालू यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को इधर आ जाना चाहिए। बीजेपी के लिए तो एक सामान्य सा गणित दिखता है कि दिल्ली में 1 दर्जन नीतीश कुमार के सांसद उसके लिए सरकार को चलाने और नायडू की बार्गेनिंग पावर को, चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के वोटर समूह का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन जाए, और यह बहुसंख्यक वोटर्स का तबका है जो ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के नेता के नेतृत्व में सरकार बन जाए, यानी कोई बीजेपी का काबी हो जाए। अल्पसंख्यकों के मन में तो स्वाभाविक है कि है, बहुसंख्यकों के एक बड़े तबके के मन में भी ये बात है कि बीजेपी आएगी तो शायद सामाजिक शांति और सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचे। और जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार को मजदूर सप्लाई का अड्डा बना दिया गया है, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स की सप्लाई का अड्डा बना दिया गया है, उससे निजात मिलने की बजाय वो और बढ़ जाए। कौन चाहेगा कि गुजरात की फैक्ट्रियां बंद हो जाए और बिहार में खुल जाए? एक ये परिस्थिति है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या है कि 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के बिहार के वोटर्स के एक बड़े तबके के मन में रिजर्वेशन है। तेजस्वी यादव ने उसे बदलने की भरपूर कोशिश की, ऊर्जावान नेता हैं और पुरानी बातों को ढोकर नहीं चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कितना बदल पाए हैं इस पर अब तक संशय के बादल है। और इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की जो अहमियत बनती है वो यही है, जैसे बोतल के अंदर ढक्कन होता है, आपने देखा होगा, चाहे आप 1 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदे, चाहे आधा लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदे, चाहे 2 लीटर 2.5 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदे, ढक्कन का साइज एक होता है और ढक्कन कहीं फिट हो जाता है। वही स्थिति जनता दल यूनाइटेड की बनी हुई है कि जेडीयू के वोटर को लगता है कि बोतल के ऊपर ढक्कन जो लगेगी वो जनता दल यूनाइटेड की लगेगी तो कहीं शिफ्ट हो सकता है। जेडीयू का जो वोटर है समाज का सबसे वल्नरेबल तबका है, चाहे वो महादलित हो या अति पिछड़ा हो, उसे सामाजिक सुरक्षा चाहिए। किससे? समाज के दबंग समूहों की दबंगई से, उनके प्रभुत्वशाली अप्रोच से, उनके डोमिनेंट अप्रोच से उसे सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा। उस पहली प्राथमिकता है उनकी। और उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाएगी तो सवर्णों की दबंगई चलेगी, राजद के हाथ में जाएगी तो यादवों की दबंगई चलेगी। और इस वजह से नीतीश कुमार का चेहरा जहां लग जाता है, उसे सिर्फ इतना एश्योरेंस चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं कोई दबंगई नहीं कर पाएगा। आज ही आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के भाई को एसपी के ऑफिस में बेतिया में समर्पण करना पड़ा है, जबरिया जमीन लिखवाने के आरोप में। तो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में चुनाव के पहले का गठबंधन तो सेट हो चुका, चुनाव के बाद जो यक्ष प्रश्न है कि क्या ये हालात बन जाएंगे कि माइनस बीजेपी और माइनस आरजेडी बिहार की तमाम पार्टियां मिलकर 122 के आंकड़े को छू जाएंगी? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। और इस सवाल के ऊपर जब चुनावी नतीजे आएंगे तो सबसे पहले जो नीतीश कुमार के सामने जो विकल्प है, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल ड्रीम रही बिहार में हमेशा, जिसको शायद ही वो कभी फुलफिल कर पाए, वो ड्रीम क्या अब रियलिटी में बदल जाएगी कि राजद और भाजपा के बिना बिहार में 122 के आंकड़े को कोई दल छू ले। यह स्थिति एक बार बनी थी 2010 के नतीजों के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी को 91 और राजद को 22 सीटें, यानी दोनों को कुल जमा 113 सीटें मिली थी। और इन दोनों के अलावा सभी दलों को मिलाकर 130 सीटें मिली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने वो रिस्क उठा लिया कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया 2013 में। तो ये स्थिति बिहार के अंदर बिहार के वोटर्स के स्ट्रेटेजिक पोल से बनने जा रही है। और इस बात को राहुल गांधी भी समझते हैं, इस बात को
लालू यादव भी समझते हैं, इस बात को अमित शाह भी समझते हैं, इस बात को चिराग पासवान भी समझते हैं। तो सियासत के इस तरह के इतने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेट में, जहां मंडल के अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल बंडल हैं और मंडल के दायरे के बाहर भी इतने सारे पॉलिटिकल बंडल हैं, जिन बंडलों को खोलने में, उनके रबर को हटाने में सियासत की तमाम गुत्थियां उलझाने और सुलझाने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और उसी प्रक्रिया ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में 20 साल से टिकाए रखा है कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर नहीं, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता उपलब्ध विकल्पों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर है, जिस वजह से स्टेबिलिटी के नाम पर स्टेटस को, स्थिरता के नाम पर यथास्थितिवाद को बिहार की जनता ने पिछले 20 सालों से स्वीकार किया है। शायद यह क्रम आगे भी चलता रह जाए, कोई नहीं जानता क्या होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।